चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण योगों का जो टॉपिक था ना वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम ये संविदा में कुछ सवाल आते हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में, उसके सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो आपके सिलेबस से कितना रिलेवेंट है ना, कैसा आपके सिलेबस से मिलता जुलता सवाल पूछते हैं। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके बाद ये टॉपिक खत्म करके अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल उन्होंने पूछा कि 7 पेन और 4 बुक का कीमत जो है वो 232 रुपये है ना। कोई एक बंदा जो है किसी दुकानदार के यहाँ किसी शॉप में जाता है बुक और पेन लेने के लिए, तो 7 पेन और 4 बुक 232 रुपये में पड़ता है, जबकि 4 पेन और 7 बुक उसको कितने में पड़ता है, 241 रुपये में। तो बोलता है कि इसमें एक बुक का कीमत बताओ, ठीक है, एक बुक का कीमत बताना था। तो ऐसा सवाल हमने अपने प्रश्नावली में किया था, कुछ कलम और पेंसिल वाला कुछ सवाल। तो सेम टू सेम वैसा ही सवाल है ये, ठीक है। मैं सवाल का समीकरण बना के देता हूँ, आप लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल, 7 पेन, मान लो हम पेन की वैल्यू को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और बुक को क्या मान लेते हैं, बुक को हम मान लेते हैं y। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7x प्लस 4 बुक है ना, तो 4y बराबर का 232, एक समीकरण ये बन जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा कितना, 4x प्लस का 7y बराबर 241, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इन दोनों को आप देखो, दोनों समीकरण हो गया। अब इसको आपको जो विधि अच्छी लगती हो, या तो प्रतिस्थापन और या तो फिर विलोपन, ठीक है। ये दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे इसे हल कर लें और यहाँ से x का और y का मान निकाल लेना, ठीक है। तो इसमें हमने बुक को क्या माना है, देखो y, तो जो y का मान आएगा ना आपको वही एक बुक का कीमत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करना है केवल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में देखो क्या बोला कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो कुछ रुपए हैं, जैसे 312 रुपए है, उसको हमको लड़कों और लड़कियों में बांटना है, जिससे प्रत्येक लड़के को 3.6 रुपए मिले और प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपए मिले, ठीक है। तो इस तरह से बांटना है और बाद में पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताइए। तो आपको याद होगा ऐसा ही एक सवाल हमने किया था ना, कि कक्षा 10 के क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, कुछ बांटना था, है ना। तो देखो इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें दूसरे सवाल में मान लेता हूँ कि माना कि इसमें जो है बॉय जो हैं वो x हैं और गर्ल को मान लेते हैं अपन कितना, y के बराबर। तो सबसे पहला तो कि x प्लस वाई, टोटल जो है लड़के और लड़कियां दोनों मिला के टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100। तो पहला समीकरण तो ये बन गया। दूसरा, इसमें लड़कों को कितना मिलना चाहिए, 3.6 प्रत्येक लड़के को, प्लस 2.4 प्रत्येक लड़की को, बराबर कितने रुपए को बांटना है, 312 रुपए को। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब फिर से आप इसमें प्रतिस्थापन या विलोपन लगाएंगे और यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और x और y की वैल्यू जैसे आ जाएगी, तो यहाँ से देखो गर्ल को हमने क्या माना था, y पूछा भी कितना है, किसका है, गर्ल की वैल्यू पूछा है। तो गर्ल की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे विकल्प में आपको ये वाला दिखेगा y का मान, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस भी आप खुद से करें घर में। मुझे तो बस ये दिखाना है आपको कि देखिए आपके सिलेबस से कितना मिलता जुलता सवाल ये लोग संविदा वर्ग 2 टीचर जो एग्जाम होता है ना एमपीटीईटी का, उसमें पूछते हैं, ठीक है। तो आप देख लें कि उसका क्या लेवल है और किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। बस ये है कि आपके एग्जाम में क्या रहता है कि 15-20 सवाल ही रहते हैं, है ना, जो 3 घंटे में आपको करने रहते हैं। और यहाँ संविदा वाले एग्जाम में क्या रहेगा कि लगभग 100 जैसे लगभग 100 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपको थोड़ा तेज गति से करना है, जल्दी से करना है, ताकि आप सारे क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। बाकी लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में इन्होंने क्या पूछा, तीसरा सवाल बोला कि माता का 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं लोग कि 6 वर्ष पहले माता की उम्र जो थी वो पुत्र की उम्र से 18 वर्ष अधिक थी, ठीक है। और बोलता है कि वर्तमान में माता और पुत्र का जो उम्र है उसका योगफल जो है वो 30 के बराबर है।
तो माता का 6 वर्ष पहले की आयु बताना है अपने को इसमें। तो मान लेता हूं मैं कि माता की जो आयु रहेगी, माता की आयु x और पुत्र की आयु y मान लेते हैं ना, x वर्ष और y वर्ष है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 जैसे अगर वर्तमान में आयु x है तो 6 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 6, और पुत्र की आयु कितनी होती, y माइनस 6। इसमें से बोलते हैं 18 अधिक था, ठीक है, माता की आयु 18 वर्ष उससे अधिक था। तो यहाँ से आ गया x माइनस 6 बराबर y माइनस 6 और प्लस 18, y को इधर ले आओ, देखो माइनस 6 और माइनस 6 कट गया, तो x माइनस वाई बराबर आ गया कितना, 18। एक समीकरण तो ये बन गया। और दूसरा समीकरण के लिए क्या बोलता था कि दोनों का जो योगफल है वो 30 के बराबर है, तो x प्लस वाई जो दोनों का वर्तमान आयु है वो 30 के बराबर है। तो यहाँ से दूसरा समीकरण आ गया। अब ये दोनों समीकरण को आप हल करेंगे प्रतिस्थापन या विलोपन से, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए पूछा क्या था कि 6 वर्ष पूर्व माता की आयु बतानी है, तो माता की आयु को हमने क्या माना था x, तो x का जो भी मान आएगा ना उसमें से 6 घटा देना, तो यहाँ पे जो भी आ जाएगा वो अपना 6 वर्ष पूर्व माता की आयु हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल हो गया। और देखो चौथा सवाल देखते हैं। बोलता है कि एक दो समीकरण दिए हुए हैं चौथे सवाल में, क्या क्या दिया है देखो ध्यान से, 5x प्लस 7y बराबर 3, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 15x प्लस 21y बराबर का 24। बोलता है इसमें कितने, मतलब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं कि कितने अधिकतम हल हैं इसके या कितने हल होंगे इसके, ये बताना है। तो हमने देखा था ना अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, क्या अनंततः अनेक हल होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेना है। तो a1 कितना है 5 के बराबर, b1 कितना है 7 के बराबर, c1 कितना है 3 के बराबर, a2 कितना है 15, b2 कितना है 21 और c3 कितना है 24। अब देखिए यहाँ पे a1 बटे a2 निकालो, कितना आएगा 5 बटे 15, मतलब 5 करने 5 5 15। b1 बटे b2 निकाल लो, कितना आया 7 बटे 21, मतलब कितना 1 बटे 3, और c1 बटे c2 निकाल लो, कितना आएगा 3 बटे 24, मतलब 1 बटे ये हो जाएगा कितना 8 3 24 ना, 1 बटे 3। अभी देखो यहाँ से ध्यान से देखो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो जब इस तरह का कंडीशन आता था ना कि a1 बटे a2 बराबर हो जाए किसके b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर ना हो किसके c1 बटे c2 के, क्या बोलते थे हम, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जहाँ पे भी ऑप्शन में कोई हल नहीं है दिया होगा उसमें आप टिक कर देंगे, या कि अगर कोई हल नहीं लिखा होगा ऑप्शन में 1 0 इनफाइनाइट अनंत ऐसा कुछ बना होगा तो आप 0 जिसमें लिखा होगा उसमें आप टिक कर लेंगे, ठीक है। ये चौथा सवाल हो गया। चलिए पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल फिर से कुछ वैसा पेन पेंसिल टाइप का, बोलता है एक कलम और 2 पुस्तक 70 रुपये मिलता है, और 3 कलम और 9 पुस्तक 300 रुपये मिलता है। तो बुक मतलब पुस्तक और पेन के मूल्य का अंतर बताना है आपको। तो मान लेता हूँ कलम कितने में मिलता है, कलम मिला मान लो 100 रुपये में, और पुस्तक मिला y रुपये में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बोलता था कि एक कलम और 2 पुस्तक, तो एक कलम मतलब x, 2 पुस्तक मतलब y बराबर ये मिला 70 रुपया में, ठीक, एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या बोलता है 3 कलम, तो 3x प्लस का 9 पुस्तक, तो 9y बराबर ये मिलता है 300 रुपये में, ये हो गया दूसरा समीकरण। फिर से आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि जो भी आपको उचित लगे उसमें से हल करना है, और x और y का मान निकाल लेना है ना, जो भी आएगा। और बाद में हमको बताना है बुक और माइनस कलम का कीमत। तो यहाँ से हमको बुक की कीमत कितनी है y, अपने मान था पुस्तक की कीमत y में से x घटा देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और विकल्प में देख के आप उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अरे बोलो ठीक है, ठीक है कर लेना आप लोग थोड़ा, है ना।
5 हो गए। छठा नंबर का सवाल देख लेते हैं। चलिए, छठवें नंबर के सवाल में पूछा कि एक सवाल दिया हुआ था 4x + 6y = 16 और 6x + 9y = 24। तो बोलता था कि x और y के कितने युग्म हैं जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो अपने को देख लेना है कि कितने युग्म बनेंगे। तो वही अपना a1/a2, b1/b2, c1/c2 कंपेयर करेंगे अपन। तो यहाँ से देखो a1 कितना आया 4 के बराबर, b1 कितना आया 6 के बराबर, c1 16, a2 6 के बराबर, b2 9 के बराबर और c2 24 के बराबर। तो a1/a2 निकाल लो, कितना आया 4/6 मतलब 2/3। b1/b2 कितना आया 6/9, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 3 9, ये भी आ गया कितना 2/3। और c1/c2 निकालो, कितना आया 16 और बटे 24, ये हो जाएगा कितना 8 दूना 16 और 8 3 24। देखो कितना a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। कितना हल होगा इसका, इसके होंगे अनंत अनेक हल। तो अनेक हल होगा। तो ऑप्शन में मान लो अगर हमारे पास ए बी सी और डी ऐसा दिया होता कि 0 हल होगा, 1 हल होगा, 2 हल होगा, इनफाइनाइट हल होगा, अनंत हल होगा, तो हम ए वाले ऑप्शन पे टिक कर देना था कि अनंत हल होगा। ठीक है, ऐसा छठा सवाल हो गया। अब देखिए अगला सवाल, छठे के बाद सातवां सवाल ले लेते हैं। सातवें सवाल में भी सेम सवाल पूछा कि 7वां नंबर था, उसमें समीकरण बस चेंज था केवल 6x + 5y = 16 और 8x + 7y = 22। अब इसमें x और y का मतलब कितने युग्म होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसमें पूछा। तो यहाँ पे फिर से वही a1/a2। अब देखो मैं बार बार वो a1/a2 ऐसे लिखने नहीं बैठूंगा, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है। कंपटीशन एग्जाम में सवाल लगाना नहीं रहता है पूरा, कम समय में कैसे सवाल को हल करना है ये करना है। ठीक है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 6/8 कितना आ गया 2 मतलब 3/4 आ जाएगा। b1/b2 कितना आएगा 5/7 और c1/c2 कितना आएगा 16/22 मतलब हो जाएगा ये 8/11। देखो क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। ये देखो ये सब चीजें मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये आप यहाँ से डायरेक्ट देख के बता सकते थे और सीधे उत्तर में टिक मारते और आगे बढ़ते, है ना। इतना तामझाम इतना लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। सीधे अपन ने यहीं पे देखा कि ये वाली दो वैल्यू और ये वाली दो वैल्यू क्या बराबर हो रही हैं, नहीं हो रही है, मतलब इसका क्या होगा अद्वितीय हल हो जाएगा। a1a2 b1b2 नहीं है तो क्या है अद्वितीय हल। मतलब कितना हल निकलेगा, अरे बोलो कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। कितना हल होगा एक। तो ऐसे ही x और y के केवल एक ही युग्म होंगे जो इस दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे होंगे। मतलब इस केस में क्या होगा दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक जगह पे कट कर रही होंगी। ठीक है, तो 7वां सवाल हो गया। अगला देखें, 8वां सवाल में उन्होंने पूछा kx + 2y = 5 और 3x + y = 1। इसमें बोल रहा है कि k का मान बताओ जिसके लिए इसका कोई हल ना हो। ठीक है, तो कोई हल ना होने का क्या कंडीशन था, a1/a2 बराबर हो जाए किसकी b1/b2 के और बराबर ना हो c1/c2 के। वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, a1/a2 बराबर करो b1/b2 के। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आया k/3, ये बराबर हो जाना चाहिए कितने इसके 2/1 के। a1 के कितना है k के बराबर, a2 कितना है 3 के बराबर, b1 कितना है 2 के बराबर, ये कितना है 1 के बराबर। तो ये पूरा कर लो k करने के बराबर 6। तो k बराबर 6 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर k के यहाँ पे k की जगह में 6 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी k बराबर अगर 6 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो जब k बराबर 6 हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर में आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे a b c और d ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते, कहीं पे 2 लिखा है, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 6, जिसमें 6 लिखा है वो आपका आंसर हो जाता है ना।
चलिए आगे बढ़िए, 8 सवाल हो गए। 9वां नंबर कर लेते हैं। 9वें नंबर में पूछता है, बोलता है कि पिता की और पुत्र की आयु बतानी है अपने को, मान लो ऐसा कुछ सवाल है, पिता पुत्र की आयु से संबंधित ऐसा सवाल जो हमने किया हुआ है। तो बोलता है 5 साल पहले पिता की जो आयु थी, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं पिता की आयु को मान लेता हूँ कि माना पिता की आयु कितनी रहेगी x और पुत्र की y, ठीक है। अब 5 साल पहले जो पिता की आयु हो जाएगी वो कितनी होगी x माइनस 5। तो 5 साल पहले पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। तो 5 गुनी थी किसके, पुत्र की आयु से। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा आपका 5y माइनस 25 x माइनस 5y इधर ले आओ और ये 5 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का बचेगा 20। एक समीकरण तो ये बन गया है आपका, है ना। और दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा बोला कि वर्तमान में जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा कितना x माइनस 3y बराबर 0। ये 2 समीकरण हो गए। दोनों समीकरणों को आप हल कर लेना। दोनों समीकरणों को हल करके आपको क्या मिलेगा, x का और y का मान मिल जाएगा, है ना। फिर पूछा था तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। तो y का जो भी मान आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी सवाल हो गया। अब लास्ट सवाल एक और है, ध्यान से समझिएगा। 10वां सवाल एक पूछा, क्या पूछा कि देखो एक कैब है, ठीक है। अभी हम कैब से क्या कर रहे हैं, कहीं पे यात्रा कर रहे हैं। तो कैब से यात्रा करने के लिए पहले किलोमीटर में अगर आप केवल 1 किलोमीटर जाएंगे ना, तो पहले 1 किलोमीटर का फिक्स किराया है कितना, 25 रुपया, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर का फिक्स किराया है कितना, 25 किलोमीटर। अगर किसी व्यक्ति को x किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर जाना है, तो उसका y रुपए वो देता है, ठीक है। कितना रुपए देता है, y रुपए देता है। तो हमको बताना है कि y और x के बीच में कैसा संबंध बनेगा, कैसा रिलेशन बनेगा। इस तरह का सवाल हमने किया था ना, ठीक है। तो देखिए अगर उसको y रुपए देना है, y रुपए अगर देना है उसको, हाँ इसमें अच्छा ये भी था कि 1 किलोमीटर का फिक्स रुपए तो हो गया 25, ठीक है ना, कि 1 किलोमीटर का फिक्स लगेगा 25। लेकिन उसके आगे आप जितने भी किलोमीटर चलोगे ना, तो उसमें आपको 8 रुपए पर किलोमीटर लगेगा, ठीक है। 8 रुपए पर किलोमीटर और एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को x किलोमीटर जाना है तो y रुपया दे रहा है वो, तो उसका समीकरण कैसा बनेगा। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या गलतियां कैसे हो रही होंगी, एग्जाम में लोग कैसे गलती कर रहे हैं कि मान लो कि y निकालना था, तो यहाँ पे क्या किया कि 1 किलोमीटर का फिक्स कॉस्ट ले लिया 25 रुपए और प्लस का कर दिया सीधे उन्होंने क्या कि 8 x किलोमीटर उसको जाना है, तो x में कर दिया 8 का गुणा, तो 8 इंटू एक्स। और यहाँ सबसे पहले नंबर के विकल्प में यही सब आंसर दिया हुआ है। बंदे ने क्या किया, तुरंत इसी को टिक मारा और वहां से आगे बढ़ गया और हो गया सवाल क्या, गलत हो गया, है ना। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, देखो ध्यान से। इसमें ऐसा नहीं बोला, इसमें क्या बोला कि हमको y निकालना है, लेकिन y कैसे निकालना है, पहले 1 किलोमीटर के लिए उसने 25 रुपए दे दिया, ठीक है। अब अगले जो x किलोमीटर चलना था, टोटल उसको x किलोमीटर जाना था, ठीक है। उसमें से 1 किलोमीटर तो वो चल चुका ना, तो अब बचा कितना चलने के लिए उसके पास, x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इतने किलोमीटर का उसको लगेगा कितना रुपया, 8 रुपये के हिसाब से लगेगा, ठीक है। ये समझ में आया। 1 किलोमीटर तो वो चला, उसका 25 रुपये उसको फिक्स कॉस्ट लग गया। अब उसको टोटल अगर x किलोमीटर चलना था, तो x 25 रुपये तो उसको पहले ही लग गया ना 1 किलोमीटर का, तो अब बचे हुए का कितना देना पड़ेगा, x माइनस 1 का देना पड़ेगा उसको, है ना। कितने के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो कितना, y बराबर 25 प्लस का 8x और माइनस का 8, ये हो जाएगा कितना, y बराबर 8x और प्लस का 25 में 8 गया तो 17। ये होता है इसका सही आंसर, ठीक है। ये जहाँ पे भी आपको आंसर में दिखता आप इसको टिक कर लेते। तो इस प्रकार से देखो हमने 10 सवाल देख लिए, है ना, जो संविदा के वर्ग 2 में पूछे गए थे। और सारे के सारे सवाल आपके क्लास 10 से रिलेवेंट है। तो मतलब कहीं और के गणित को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक गणित आपको मजबूत होना चाहिए। क्लास 10 की गणित अच्छे से अगर आती है
आप MBTT के बारे में सोच सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको केवल अपने बोर्ड एग्जाम में ही अंक नहीं लाने हैं कि भाई हमने अभी मतलब 10th पढ़ना है तो हमको क्या है कि इस बार नंबर लेके आना है 80 90 100 जितने भी नंबर आपको लाने हैं आप ले आए, और पता चला अगले साल भूल गए। अब जब 3 साल बाद आपने जब संविदा का पेपर दिया, आपने मान लो BSc कर लिया, MSc कर लिया, BEd वगैरह कुछ किया, और उसके बाद जब आप संविदा का पेपर देने गए तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आपसे बन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नंबर के होड़ में मत भागो, आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि आप उसको बाद में भी जब आपके सामने ऐसे सवाल आए ना तो आप उनको हल कर सकें, ठीक है। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल से हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है।